हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 30 मई 2021 और 30 मई के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दैनिक जागरण ने जो सबसे पहली हेडिंग बनाई है वो है दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण दर 5% से नीचे। जैसा कि हर राज्य में लगभग लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद संक्रमण दर ने नीचे आना शुरू कर दिया था। उसमें सबसे तेजी से दिल्ली में संक्रमण दर नीचे आया था और कोरोना महामारी में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर संक्रमण दर 2% से भी नीचे आ गया है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में 1% से भी कम है संक्रमण दर। दिल्ली और झारखंड में 2% से भी संक्रमण दर कम है। कुछ राज्यों में 10% के नीचे आ गया है। अगर हम साप्ताहिक संक्रमण दर की बात करें तो वो सभी राज्यों में लगभग 10 के नीचे पहुंच गया है। लेकिन प्रतिदिन होने वाली जो मौतें हैं वो अभी नीचे नहीं आई हैं। कल भी लगभग 3,500 लोगों ने अपनी जान कोरोना के चलते गंवाई है। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 1,64,301 नए मामले मिले हैं और 3,450 लोगों ने जान गंवाई है। अगर हम सबसे ज़्यादा मौतों की बात करें तो 19 मई को 4,529 लोगों ने जान गंवाई थी। सक्रिय मामले 1,06,016 और कम हुए हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 21,10,334 पर आ गई है। नेक्स्ट है, अनाथ बच्चों को मिलेगा पीएम केयर्स फंड। देखिए, कोरोना की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको लेकर सरकार ने सक्रियता दिखाई है और उसमें कुछ योजनाएं हैं जो उन बच्चों के लिए चलाई गई हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया है। तो ऐसे बच्चों के लिए प्रधानमंत्री ने आगे आकर जिम्मेदारी ली है। जो प्रधानमंत्री केयर्स फंड होता है उसके तहत इन बच्चों की देखरेख की जाएगी, उन्हें सहायता दी जाएगी, बीमा उनका किया जाएगा या फिर एक एफडी के तौर पर उनके लिए एक राशि इकट्ठा की जाएगी जिसका प्रीमियम जो है वो पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा। सरकार की ओर से ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा की गई है। इन घोषणाओं में मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में एक मुश्त 10 लाख की मदद जैसे कई घोषणाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक में इस फैसले की घोषणा करी है। उनकी देखभाल करना और उन्हें सुनहरा भविष्य देना हम सब की जिम्मेदारी है, ऐसा प्रधानमंत्री ने बोला है। और ऐसे बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। बीमा का प्रीमियम 18 वर्ष तक की आयु तक बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक प्रधानमंत्री केयर फंड्स द्वारा दिया जाएगा। अब इस जो घोषणा की गई है वो देख लेते हैं पॉइंट वाइज कि बच्चों के नाम पर फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा। प्रधानमंत्री केयर्स के योगदान से एक विशेष योजना के तहत प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख का कोष सृजित किया जाएगा। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा उसे इस कोष से 5 साल तक मासिक आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वह अपनी ज़रूरतों और उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। 23 की उम्र होने पर उसके इस कोष की 10 लाख रुपए की रकम एक मुश्त दी जाएगी। पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नज़दीक के केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में प्रवेश कराया जाएगा। अगर बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में होता है तो उसकी फीस आरटीई नियमों के मुताबिक पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि पीएम केयर्स बच्चे की यूनिफॉर्म और कॉपी किताबों का भी खर्च उठाएगा। 11 से 18 वर्ष के बच्चों का एडमिशन केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय स्कूल जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि से कराया जाएगा। शिक्षा ऋण के ब्याज से राहत। अनाथ हुए बच्चों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण लेने में मदद करी जाएगी। मौजूदा योजनाओं के मुताबिक शिक्षा ऋण लेने में मदद की जाएगी और इस ऋण का ब्याज प्रधानमंत्री केयर्स से दिया जाएगा। इसके अलावा भी केंद्र और राज्य की योजनाओं के तहत ऐसे बच्चों को वैकल्पिक तौर पर अंडर ग्रेजुएट या वेकेशनल कोर्स के लिए ट्यूशन फीस या कोर्स के फीस के बराबर छात्रवृत्ति दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि लद्दाख क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर अमेरिका रख रहा है नज़र। तो ये पूर्वी लद्दाख में स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जब चीनी सैनिकों की गतिविधियां फिर से बढ़ने की खबर आई है तब शुक्रवार को वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत में इस समूचे क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये की समीक्षा की गई है। अमेरिका इस पर नज़र रखे हुए है कि नई सरकार आने के बाद वहां आधिकारिक यात्रा करने वाले एस जयशंकर पहले कैबिनेट मंत्री हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि जो बाइडेन प्रशासन के साथ भारत ने पहली बार अपनी सीमा पर चीन की गतिविधियों को लेकर बात की है।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 18 से 44 साल तक के लोगों को 10 जून तक लगेगा टीका। ये दिल्ली की न्यूज़ है कि जो वैक्सीनेशन हो रहा था वहाँ पर वैक्सीनेशन ख़त्म होने की वजह से कई सेंटर बंद करने पड़े थे, लेकिन अब जब सरकार ने आश्वासन दिया है कि उन्हें दिल्ली गवर्नमेंट को मई में 5.5 लाख तक वैक्सीन दी जाएगी, तो अभी जितनी वैक्सीन है वो 44 से ऊपर उम्र के लोगों को लगाई जा रही है, यानी 45 से 60 या उससे ज़्यादा के उम्र के जो व्यक्ति रह गए हैं उनको लगाई जा रही है। जब जून में केंद्र सरकार द्वारा ये वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि 5.5 लाख डोज जब मिलेंगे, उसके बाद 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसमें जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर एक आरोप लगाया है कि वो दवाओं को प्राइवेट संस्थानों में बांट रही है, क्योंकि जो दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल हैं वो 1200 रुपये में टीका लगा रहे हैं, और जो दिल्ली सरकार है या फिर कई राज्य सरकारें मुफ्त में टीका लगा रही हैं। तो ये एक आपत्ति जताई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार इसका भी निजीकरण करने के चक्कर में है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि एनआईए प्रमुख का प्रभार संभालेंगे कुलदीप सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के प्रमुख की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। बंगाल कैडर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अफसर सिंह एनआईए के महानिदेशक पद से रिटायर हो रहे हैं। वाईसी मोदी की जगह इस खुफिया एजेंसी का कामकाज देखेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति मामलों की समिति की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने शनिवार को कुलदीप सिंह को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपे जाने की सूचना जारी कर दी है। सीबीआई निदेशक पद की दौड़ से बाहर हुए वाईसी मोदी 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। मोदी और राकेश अस्थाना सीबीआई निदेशक पद की रेस में सरकार की पसंद के तौर पर दो सबसे प्रबल दावेदार अधिकारी थे, लेकिन सीबीआई निदेशक की इनकी दावेदारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के कारण आगे नहीं बढ़ पाई। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सजग से और सशक्त होगा भारतीय तटरक्षक। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने वाले भारतीय तटरक्षक की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी व उपकरणों से लैस जहाज सजग का साथ मिल गया है। बल की जरूरतों के अनुरूप स्वदेश में विकसित इस जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को भारतीय तटरक्षक में शामिल कराया है। समुद्र में गश्त करने वाले 105 मीटर लंबे जहाज़ों की श्रृंखला का यह तीसरा जहाज है। तटरक्षक बल की तरफ से जारी बयान के अनुसार इस विशिष्ट जहाज में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, नेविगेशन व संचार उपकरण, सेंसर तथा मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक बोफोर्स तोप और 2 SRCG तोप भी लगाई गई है। इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, पावर मैनेजमेंट सिस्टम व उच्च क्षमता युक्त एक्सटर्नल फायर फाइटिंग भी मौजूद है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि कभी जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारियों को भी मिला एक मौका। जिस कारोबारियों ने वर्ष 2017 के जुलाई में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से अभी तक एक बार भी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें भी सरकार बेहद मामूली शुल्क भुगतान के साथ रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी तंत्र में शामिल होने का मौका दे रही है। वे सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना देकर जीएसटी तंत्र में शामिल हो सकते हैं। सामान्य नियम के मुताबिक देर से रिटर्न फाइल करने वालों को 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना हो सकता है। ऐसे में 2017 जुलाई से लेकर अब तक का जुर्माना भरने में ऐसे कारोबारियों को 50,000 से अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि इस छूट का लाभ तभी मिलेगा जब कारोबारी इस वर्ष 31 अगस्त तक शुल्क के साथ रिटर्न फाइल कर देंगे। इस सप्ताह शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में यह फैसला किया गया ताकि अधिक से अधिक कारोबारियों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सके। जीएसटी विशेषज्ञ व चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण कुमार के अनुसार इस फैसले से सरकार और कारोबारी दोनों को फायदा होगा। जिन कारोबारियों के पास जीएसटी पंजीयन नंबर है वे फिर से मामूली रकम देकर रिटर्न की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है कि जरूरी है चीन को जवाबदेह बनाना, और यह आर्टिकल लिखा है संजय गुप्ता ने। विश्व की
चूल्हे हिला देने वाली महामारी कोविड का जब प्रकोप शुरू हुआ था, तब कोरोना वायरस की पहचान चीन के वुहान शहर से की गई थी। तब चीन ने यह तर्क रखा था कि वुहान में खान पान के में इस्तेमाल किए जाने वाले जिंदा जानवरों का जो बाजार है, वहीं यह वायरस पनपा है। जिस समय अमेरिका और यूरोप के साथ विश्व में कोविड की पहली लहर आफत मचाए हुए थी, तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर चौंका दिया था कि यह कोरोना वायरस वुहान स्थित वायरोलॉजी लैब से निकला है। उनके यह कहने के पहले भी ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि खुद कुछ चीनी विज्ञानी यह संदेश जता रहे थे कि कोरोना वायरस वुहान लैब से निकला। ध्यान रहे कि यह महामारी सबसे पहले वुहान में ही फैली थी। इसकी चपेट में आने वाले कुछ लोग इस लैब के कर्मी भी थे। वुहान जैसी वायरोलॉजी लैब अन्यत्र भी है। उसमें यह रिसर्च की जाती है कि मानव जाति को जो वायरस अभी तंग कर रहे हैं, उनकी काट क्या हो सकती है। इस लैब में कृत्रिम वायरस पैदा कर यह जाना जाता है कि अगर कोई खतरनाक वायरस कभी मानव शरीर में प्रवेश कर जाए तो कैसे इलाज की जरूरत पड़ेगी। वायरोलॉजिस्ट तमाम वैक्सीन का निर्माण इसी तरह की लैब में कर चुके हैं। जब पहली बार चीन पर यह आरोप लगा कि वायरस उनकी गलती से पूरे विश्व में फैला है, तब उसने इसका पूरे जोर से खंडन किया। तब चीन के बचाव में पीटर डेसजैक समेत दुनिया के कुछ बड़े वायरोलॉजिस्ट ने विश्व को आश्वस्त किया कि यह मानव निर्मित नहीं है, पर कई विज्ञानी यह इस बात पर सहमत नहीं हुए। पिछले वर्ष WHO के कुछ विज्ञानी वुहान गए और उन्होंने एक तरीके से यह वायरस मानव निर्मित नहीं है, लेकिन जब अमेरिका के शीर्ष वैज्ञानी एंथनी फॉसी ने यह कह दिया है कि उन्हें इस कुदरती वायरस नहीं लगता। विज्ञानी मामलों के मशहूर लेखक निकोलस वेड ने भी यह कहा है कि वुहान इंस्टीट्यूट में शोधकर्ताओं कोरोना वायरस में मानव कोशिकाओं और चूहों को संक्रमित करने के प्रयोग कर रहे थे, तो एक बार फिर चीन पर दबाव बनाने लगा है। शायद इन्हीं कारणों से अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसीज को 90 दिन के भीतर कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने का आदेश दिया है। तो इसमें जो अभी तक WHO की जो भूमिका है वो काफ़ी संदेहास्पद है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हो, जब अक्टूबर 2019 में कोरोना के मामले चीन में देखे गए थे, तब WHO ने इसको एक सामान्य घटना कहा था। और जब चीन में ये पूरी तरीके से दिसंबर में फैल चुका था, तब भी WHO ने इस पर गंभीरता नहीं जताई। और फिर भारत में जब 29 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला 29 जनवरी को केरल में देखा गया था, उसके बाद जब ये पूरे विश्व में फैला तो भी WHO ने क्लीन चिट दी चीन को। और जब अमेरिका ने अपने आप को WHO से अलग किया और WHO पर दबाव बनाया, तब उन्होंने इसकी कहीं ना कहीं पुष्टि करी कि ये जो संक्रमण है वो वुहान शहर से फैला है। लेकिन चीन इससे हमेशा पीछे हटता रहा और अब भी पीछे हट रहा है। तो जब जो बाइडेन सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है, अब 90 दिन बाद लगभग ये पता चल ही जाएगा कि ये वुहान से ही निकला वायरस है। नेक्स्ट आर्टिकल एक हास्य व्यंग है जिसे डिस्कस नहीं करेंगे। लॉकडाउन में छूट। यह राहत की बात है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जितनी तेजी से चढ़ी उतनी तेजी से उतर भी रही है। स्वाभाविक रूप से इसी के साथ उन राज्यों में लॉकडाउन में छूट देने पर विचार होने लगा है जहां संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। दिल्ली सरकार के साथ साथ कुछ और राज्य सरकारों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वे अगले सप्ताह से लॉकडाउन से बाहर आने का उपक्रम कर सकती है। कम से कम उन राज्यों को तो लॉकडाउन से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू ही करनी चाहिए जहां संक्रमण कम होने के साथ ही नियंत्रण में भी दिख रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी भी नहीं होनी चाहिए कि इससे आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को कोई बल ही ना मिले। लॉकडाउन में मामूली राहत देकर लोगों को घरों में बंद रहने लायक स्थितियां बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। मामूली राहत से अर्थव्यवस्था पर कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आज जरूरत ऐसे उपाय करने की है जिससे आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तमाम राज्यों में लॉकडाउन लगे हुए लगभग 40 दिन बीत चुके हैं। इसके चलते करीब करीब सब कुछ ठप है। ऐसे में यह जरूरी है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता दिखे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना के 20 मामले मिलने पर चीनी शहर में लॉकडाउन। प्रारंभिक दौर की कोरोना महामारी पर केंद्र रहे चीन में नए मामले फिर बढ़ने लगे हैं। दक्षिण चीन में ग्वांगझाओ
में बीते एक हफ्ते में महज 20 मामले मिलने पर शहर के एक हिस्से में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया गया है। इधर मलेशिया में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 9,000 से ज़्यादा नए केस मिलने के बाद देश भर में 1 जून से 2 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ग्लोबल टाइम्स अखबार ने 1.5 करोड़ की आबादी वाले ग्वांगझोउ के स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शहर के लिवान जिले में रहने वाले लोगों की जांच का आदेश दिया गया है। बाजारों, चाइल्ड केयर सेंटर और मनोरंजन स्थलों को बंद करने को कहा गया है। चीन में अब तक कुल 91,061 मामले पाए गए हैं और 4,636 पीड़ितों की जान गई है। मलेशिया में अब तक कुल 5.5 लाख से अधिक मामले मिले हैं और 2,650 पीड़ितों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया है। अब स्पोर्ट्स पेज पर आते हैं कि अब यूएई में आयोजित होगा आईपीएल का बचा सत्र। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शनिवार को ऑनलाइन विशेष आम सभा में आईपीएल से बचे हुए 31 मैचों को सितंबर-अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात में कराने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बीसीसीआई भारत की मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप पर अंतिम फैसला लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगेगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह व आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल रविवार को दुबई पहुंचेंगे। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ल पहले से ही वहां हैं। शुक्ल ने यूएई में बचे हुए सत्र को करवाने में विशेष भूमिका निभाई है। ये चारों मंगलवार को आईसीसी बोर्ड की बैठक में भाग लेंगे। तो ये आज का 30 मई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।